स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हमारा क्लास जो चल रहा था वो कैलकुलेशन का है और उसमें पढ़ा रहे हम डिजिटल सम। उस डिजिटल सम का हमने इसमें 6 क्लास लिया है। आज ये क्लास लास्ट है और ये दूसरा क्लास है 7वां। ठीक है, इस 7वें क्लास में आपका डिजिटल सम के बारे में जितना भी सवाल बनता था या बनता आ रहा है वो सभी क्वेश्चन का चर्चा कर दिया जाएगा। और इसमें हम कोशिश ये करें कि उसके अलावा जो स्क्वायर हो उसमें भी आप स्क्वायर रूट में भी डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूब रूट में भी डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका कुछ पॉइंट है, ठीक है, कुछ उसका नोट्स है, उसको समझाते हैं। चलिए आते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास शुरू होता है सवाल नंबर 31 से, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो 6 क्लास लिए उस 6 क्लास में हम लोगों ने 30 सवाल तक पूरा कंप्लीट कर दिए थे। उस 6 क्लास में डिजिटल सम क्या होता है, कैसे उपयोग करना है, उसका कहाँ पे यूज़ करना है, वो सबकी चर्चा किया था। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल क्या बोला कि किसी कक्षा के 1/5 भाग का औसत है 77% और कक्षा के 1/4 भाग का औसत है 85% और शेष कक्षा का औसत अंक है 52%। तो बोला कि संपूर्ण कक्षा का औसत अंक क्या है। ठीक है, अगर आप इसको जेन्युइन सोल्व कीजिएगा तो आप कैसे बोलिएगा कि सर 1/5 है, 1/4 है और शेष बोला है, तो आप इसको परसेंटेज में राउंड फिगर में 100 मान लीजिए। जब आप मान लीजिए कि आपके पास कक्षा में कुल विद्यार्थी जो हैं, कुल छात्र जो हैं वो हमारे कितने हैं, 100 है। मान लीजिए कुल छात्र 100 है। अब 100 का 1/5 बोलिएगा तो 100 का 1/5 कितना होता है, 100 का 1/5 अबली सर 20। ठीक है, फिर बोला है कि 100 का 1/4 भाग, 100 का 1/4 भाग ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब बोले कि कुल विद्यार्थी हमारा 100 था जिसमें से 20 यहाँ है, 25 आया, तो 20 और 25 कितना होता है, 45। अब बोला कि शेष, तो शेष कितना बच गया, तो 100 को 45 से माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 55। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। 20 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है आपका 77%। तो बोलिए सर 20 गुना 77, 77 है ना, 20 गुना 77% देते हैं। 1/5 भाग, 1/5 भाग यानी कि 25। 25 का जो औसत है वो दे रखा है 85%, यहाँ बोलेंगे 85। शेष, तो शेष क्या बचेगा, 100 माने थे जिसमें से 20 और 25 कितना हो गया हमारा, 45 हो गया, तो बचा हमारा 55। 55 का जो औसत था वो है हमारा 52%। ठीक है, अब इस पूरे टर्म का निकालना है औसत। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्या आपके पास कितना है, 100 से डिवाइड करें। अब क्या करना है कि इसका आप डिजिटल सम निकालिए, मतलब डिजिट सम। आपको उतना कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि देखिए जो भी नंबर दे रखा है आपका नियर बाई में है, 7, 8, 10 के 8 डिफरेंस है, तो आप इसका डिजिट सम निकालिएगा। तो डिजिट सम में आपका परसेंटेज का और 100 का कोई यूज होगा नहीं, आप यहाँ से इजली निकाल सकते हैं। बोलिए सर 7 और 7 14, 7 और 7 14, 14 के लिए 4 आए 5, इसका हो गया डिजिट सम 5, इसका होगा डिजिट सम 2। तो 5 गुना 2 10 के लिए 1 हो गया, ये 5 और 2 7 होता है, 8 5 13 के 3 1 4, 7 चौक के 28, 28 का आपका आ गया 8 2 10, इसका भी 1 हो गया। इसमें आते हैं 5 और 5 10, 1 हो गया, और ये 5 और 2 7, 7 गुना 1। ठीक है, ये आ गया आपका 7 1 8 1 9। इसका जो डिजिटल सम आया है वो 9 आया है, यानी कि जो हमारे रिजल्ट निकल के आएगा उसका भी डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9। अब देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। 7 5 12, 12 7 19, 19 और 5 24, 24 का डिजिटल सम 4 और 2 6 5 11 2 13, 13 5 18, 18 का डिजिटल सम। और चेक करते हैं, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24 का डिजिटल सम 6।
4 और 3 7, 7 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम। मतलब सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम कितना है, 9 है, वो ऑप्शन नंबर, ठीक। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 32 पे। क्या बोला है कि एक निश्चित राशि पर 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का CI और SI का जो अंतर है वो दिया है 3792। पूछा आपसे मूलधन ब्याज। ऐसे तो आपको बताएंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो डिटेल से समझाएंगे कि ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मतलब आसान भाषा में कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे जो बच्चा अभी 10th पास किए हैं, ठीक है, या 10th पढ़े होंगे अच्छे से, तो उसमें इसका देता है 8 और 9 10th में कि 3 वर्ष के CI और SI का अंतर, 3 साल के CI SI का जो अंतर होता है P इंटू R/100 के पावर इंटू 3 प्लस R/, ये 3 साल का है। R क्या है, आपका रेट है, ठीक है। इसी को कुछ कुछ बुक में दिया जाता है कि 3 प्लस R/100 को 300 प्लस R दे देगा, 300 प्लस R/100 कर देगा। मतलब कि आप इसी चीज़ को ऐसे ही बोल सकते हैं 300 प्लस R/, किसी किसी बुक में ये भी लिखा रहता है, तो ये वही चीज़ है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो ये वही पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। पहले फार्मूला से हम इस चीज़ को समझते हैं और उस बात को फिर मतलब फार्मूला पर वैल्यू पुट करते हैं और उसका डिजिटल सम निकाल के और उसमें से आंसर में चुनते हैं कि किसका डिजिटल सम कितना आ रहा है। जैसे हम करें क्या कि 3 साल के CI और SI का अंतर पता है, कितना पता है आपको, 3792। हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा 3792 है। मूलधन तो पता नहीं है, रेट पता है कितना, 16, लिखेंगे 16/16 की पावर इंटू 300 प्लस 8, तो 300 प्लस 16, ये है। इसको और लिखिएगा आप, ये बोल सकते हैं P 16 गुना 16, 100 गुना 100 इंटू 316, ये बोल सकते हैं। और यह कितना है आपका, 3700। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि हम इस चीज़ का निकालेंगे डिजिटल सम, ठीक है। जैसे इधर आइएगा तो आपका हो जाएगा सर 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, ये आपका हो गया डिजिटल सम 3। इसमें आएंगे तो 6 और 1 7, 6 या 1 7, 7 में 49, 49 का कितना, 9 और 4 13, 13 का 3 1 4, इसमें 6 3 9, ये बचा आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या है, 3 = P इंटू 4, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/, ठीक है। 6 1 7, 7 7 7 49, 9 4 13, 13 का 3 1 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या बताए थे कल की क्लास में कि अगर डिवाइड की आप जब बात आएगा और नीचे कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर सोचना क्या है कि 4 को आप किस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा या गुना कीजिएगा कि जिसका डिजिटल सम हमारा 1 हो जाएगा। तो हम कल भी बोलते कि सर इसको गुना करिएगा 7 से, जब नीचे करेंगे गुना तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। अब यहाँ होता है 7 चौक के 28, 28 का डिजिटल सम जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ऊपर बना आपका 7 या 21 और 21 का डिजिटल सम कितना आया हमारा, 2 1, ठीक है। अब देखना है कि किसका डिजिटल सम हमारा 3 हो रहा है। चलिए देखते हैं, 5 3 8 1 9,
ये हमारा हो गया 5 2 7 7 और 6 13। 13 का होता है 3 1। अच्छा, इसमें आते हैं तो ये 9 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 2। इसमें आते हैं तो 5 और 4 9 कैंसिल, 7 6 13, 13 और 8 21। 21 का डिजिटल सम 2 आए, ठीक है। 8 6 14 14 7 21 का 3। अब सिर्फ डिजिटल सम 3 जो है एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आंसर है। यानी देखिए, डिजिटल सम के आधार पर क्या है कि आप इसकी सहायता से कैलकुलेशन ना करके, ठीक है, आप डिजिटल सम का उपयोग करके उस पॉइंट में से उस आंसर को चुन सकते हैं जो आपका सही होगा, ठीक है। बस इसका काम यहीं तक है। आपका ये एक्यूरेट आंसर नहीं बता रहा है, बस उसमें से चुन रहा है कि आपका कौन सा आंसर है, ठीक। चलिए आते हैं सवाल नंबर 33 में। ये सवाल बोला है कि इस डाटा दे रखा है, इस डाटा का माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। माध्य क्या होता है? तो माध्य वही औसत ही समझिए। माध्य क्या होता है कि संख्याओं का योग है और उसका जितना संख्या उससे डिवाइड करना है। तो आप बोलिएगा कि 120 सेंटीमीटर हाइट के आपके पास 3 पर्सन है, ये हो जाएगा आपका 120 गुना 3 प्लस 130 सेंटीमीटर के हाइट के आपके पास कितने बच्चे हैं? 4 हैं, प्लस 140 सेंटीमीटर हाइट वाले 5 बच्चे, प्लस 150 सेंटीमीटर के हाइट वाले 6 बच्चे, प्लस 160 सेंटीमीटर की हाइट वाले 2 बच्चे। इसका माध्य निकाला तो संख्याओं का योगफल आ गया। और टोटल कितना है यहाँ पे जोड़िए, 4 3 7, 7 और 5 12, 6 18, 18 तो कि नंबर ऑफ पर्सन है टोटल आपका 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे। अब ये इतना लंबा कैलकुलेशन है, कर पाना तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये इजी नहीं है, ये समय लगेगा। तब इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे डिजिटल सम का। जैसे आप सभी संख्या का डिजिटल सम निकालने की कोशिश करें। जैसे बोलेगा आप यहाँ से कि 2 या 3 और 3 गुना 3 करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 9 लिख सकते हैं। 3 या 1 4, 4 गुना 4 कीजिए तो 16, 16 का 6 या 1 7, 4 या 1 5, 5 गुना 5 25, 25 का 5 या 2 7, 5 या 1 6, 6 गुना 6 36, 36 का 6 या 3, 6 1 7, 7 गुना 2 14, 14 के लिए आपका आएगा 4 या 1 5 और नीचे में कितना है? हम ऊपर देखिएगा तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 9 और 9 कैंसिल, आप 9 को 0 भी बोल सकते हैं या 9 भी बोल सकते हैं। 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 आया है। 19 मतलब 9 आया फिर 10, 10 के लिए 1 आएगा, 1 बटे, ठीक है, आपका ये आया डिजिटल सम 1 बटे 2। फिर समझना क्या कि देखिए नीचे क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, तो 2 को आप किस संख्या से गुना कीजिएगा? 2 को आप किस संख्या से गुना कीजिएगा कि नीचे का जो डिजिटल सम है वो आपका 1 हो जाए? तो आप बोलिए सर 5 से गुना करेंगे, तो पिछले क्लास में दिखाए थे 5 से ऊपर भी करेंगे। तो ये 5 गुना होता है 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होता है? कितना निकल के आया हमारा डिजिटल सम? 5। अब चेक क्या करना है कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसका भी डिजिटल सम 5 ही आएगा। अब चेक करते हैं किसका 5 है। तो ये 5 या 1 6, 5 4 9, ये बचा आपका 1, 6 या 1 7, इसमें 4 या 1 5। तो सिर्फ 5 डिजिटल सम एक ही ऑप्शन का है जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है कि डिजिटल सम को अच्छे से समझना है, उसका यूज़ करना है, ठीक है। कहाँ पर यूज़ करना है? तो कैलकुलेशन में। जो आपका लंबा लंबा कैलकुलेशन यहाँ पर करने को मिल रहा है, डिजिटल सम की सहायता से आप उसको बस कुछ सेकेंड में ही करके आप अपने ऑप्शन आंसर तक पहुँच रहे हैं, ठीक है।
बस इसका यही रोल है और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसी का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है एग्ज़ाम में कैलकुलेशन में ही समय ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से कर नहीं पाते, उसको समय लगता है ज़्यादा करने में। तो उसके लिए क्या है कि आप डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं और आप अपना आंसर चुन सकते हैं 4 ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए, अच्छा, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो अपना कमेंट ज़रूर करेंगे कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जिस क्वेश्चन की बात करेंगे उस क्वेश्चन का हम अगले क्लास में उसका चर्चा हम कर दिए। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 34। अच्छा हाँ, अब ये पॉइंट समझना है। अब ये एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो इस पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन के लिए कुछ पॉइंट है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नोट्स या कुछ पॉइंट लिखेंगे। अभी आप जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, वो क्या करेंगे कि अपना कॉपी कलम पे पे वो पॉइंट को नोट करेंगे, ताकि वो पॉइंट आपको हमेशा काम करेगा। कब? जब आपको निकालेगा, पूछेगा वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है, वो मतलब पूर्ण वर्ग है, या जब पूछेगा आपसे परफेक्ट स्क्वायर या पूछेगा आपसे परफेक्ट क्यूब, ठीक है, वहाँ पर आप डिजिटल सम की सहायता से भी इजी निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे, और सबका हम प्रमाण भी देते चलेंगे यहाँ पर साथ साथ में, या क्यों ऐसे आता है उस सब चीज़ का। जैसे अगर बोला जाए, हम यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रहे हैं या स्पेशल हिंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट कह देंगे किसी भी संख्या का डिजिटल सम के वर्ग का किसी भी संख्या के डिजिटल सम के वर्ग का डिजिटल सम वर्ग के डिजिटल सम के बराबर, यानी कि और किस संख्या का आपको वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो आप उस संख्या का डिजिटल सम निकालिए, उसका वर्ग कर लीजिए, ठीक है, या उस संख्या को उससे गुना कर लीजिए, ठीक है। अब वो जो डिजिटल सम निकल के आएगा वही जो उसका वर्ग होगा रियल का, उसके डिजिटल सम के बराबर होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम अभी चेक कर रहे हैं, आपको एक वेरीफाई दे रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। जब मान लीजिए आप कि हम 13 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर आपको पता है कि सर 13 का स्क्वायर 169 आता है, 169, ठीक है। अब चेक करते कि सर ये कैसे है, ये दो इसका डिजिटल सम है, इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए हम क्या लिखें कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम का वर्ग का डिजिटल सम उसके वर्ग के डिजिटल सम के बराबर हो। जैसे इस 13 का है तो हम बोलेंगे सर 3 1 4 बोलेंगे, 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का अगर हम निकालेंगे डिजिटल सम 6 आए कितना होगा, ठीक है। अब जो हमारे जो रिजल्ट है, इसका रियल रिजल्ट है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वह बोलिएगा सर 9 कैंसिल 6 आए। बात समझ में आया? मतलब ये क्या है आपको कि अगर संख्या का बोलेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप वहाँ पर उस संख्या का जैसे बोल दिए, कोई बड़ा संख्या ले लिया, ठीक है, जैसे ले लिया जाए कि आप पूछे कि 2 5 7, अब बोले कि इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो हम क्या करें कि पूरा का स्क्वायर करेंगे नहीं, उसका डिजिटल सम निकालेंगे। ये तो 9 7 और 2 9 कैंसिल, बचा 5, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 5 और 2 7, यानी कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसका डिजिटल सम भी 7 होगा। बस समझे, उसका डिजिटल सम क्या होगा 7 होगा, ये एकदम तय है,
ठीक है। जैसे हम यहाँ पर किए कि 3 है 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम 7 है, तो इसका जो रिजल्ट है उसका भी डिजिटल सम कितना है 7 है, दिख रहा है प्रमाण। और भी चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका है ले लिए 25, 25 का स्क्वायर, हमको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। अब वो प्रमाणित कर रहे हैं कि हम जो बात लिखे वो सही है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे सर 7 5 8 2 7, 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49, 49 9 4 13, 13 का डिजिटल सम जो होगा वो 3 है, कितना होगा 4। अब देखते हैं कि इसमें 4 आ रहा है कि नहीं, तो आप बोलिएगा सर 6 2 8, 8 5 14, 8 5 13 सॉरी 6 2 8, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ रहा है। तो हम ये बताने की कोशिश की है कि किसी भी संख्या का अगर आपसे स्क्वायर पूछेगा तो उस संख्या का डिजिटल सम का स्क्वायर जो आएगा उसका डिजिटल सम जो है और उसके रियल वाले जो वर्ग होंगे उसके डिजिटल सम के बराबर होंगे, ठीक है। वही लिखे कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम का वर्ग का डिजिटल सम उसके वर्ग के डिजिटल सम के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब एक ही तो स्क्वायर के लिए हो गया, इसका अब क्यू के लिए, क्यू के लिए भी वही है, ठीक है। क्यू बोलेगा तो घन कर लेंगे उस चीज को, जैसे अगर लिख दे किसी भी संख्या के डिजिटल सम का घन, घन यानी कि क्यू का अंकीय योग या डिजिटल सम बोलिए, डिजिटल सम उसके घन यानी कि क्यूब के डिजिटल सम के बराबर, ठीक है। हम क्या बोले कि किसी भी संख्या के डिजिटल सम का घन का डिजिटल सम उसके घन के डिजिटल सम के बराबर होगा, ठीक है। घन यानी कि उसको 3 बार गुना कर लेना, स्क्वायर यानी कि उसको 2 बार गुना जैसे इसका प्रमाण करते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल दे 11 का क्यू, 11 का क्यू होता है आपका 133, पता है सर 11 का क्यू 1331। अब इसको प्रमाणित करते कि जो बात लिखे वो सही है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर अभी हम क्या होता है कि किसी भी संख्या का क्यू निकालना है तो उसका डिजिटल सम लेंगे, तो 1 और 1 2, 2 का हम करेंगे घन, तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8। अब 8 तो सिंगल डिजिट में है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसका जो डिजिटल सम कितना आया है 8 आया है। अब इसका जो घन है उस घन का भी डिजिटल सम 8 आ रहा है कि नहीं, तो आप देखिएगा सर 3 1 4, 4 3 7 1 आराम से, ठीक है। मतलब कि आप इसकी सहायता से आसान तरीके से एकदम आसान भाषा में और बहुत कम समय में आप घन वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रमाण। इसके अलावा 2 पॉइंट और है स्क्वायर का, उसको समझाते हैं। ये जो भी पॉइंट आएगा ये आएगा आपका, 1 मिनट। अच्छा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, या जिनको नोट करना है वो जल्दी से नोट कर ले। आपको समझ देते हैं 10 सेकंड का। चलिए ठीक है।
अब ये देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। परफेक्ट बोलते हैं पूर्ण का 2 पॉइंट है, क्या बोलेंगे? अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक देखा जाए, अगर वो 1 हो, 4 हो, इकाई अंक मतलब कि वंस डिजिट, ठीक है, या यूनिट डिजिट, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, या आप देखे होंगे कि 1 से 9 तक आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 2 किसी में ऐड करते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर वाले संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। क्या बोले कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर वाले संख्या का इकाई अंक जो है कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका जो इकाई अंक है वो 2 भी नहीं आ सकता है, 3 भी नहीं आ सकता है, 7 भी नहीं आता है और 8 भी नहीं आता है। आता क्या है? तो आपका 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 में 5 आ रहा है इकाई अंक, 7 का स्क्वायर 49 में 9 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 में आपका 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ सकता है, लेकिन कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात हम किया जाए डिजिट सम का, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम 1, 4, 7, 9 क्या बोले कि परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम 1, 4, 7, 9 होगा। मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो डिजिटल सम होगा या डिजिट सम होगा वो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, या इकाई अंक से क्या बोले कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक जो है 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों का अप्लाई करके ये सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या बोला है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग है तो इसका इकाई अंक 8 ही तो हो भी नहीं करेगा। ठीक है, अंतिम इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 4 है। अब ये तीनों में से हो सकता है, लेकिन हो सकता है कौन सा है, तो क्या अप्लाई करेंगे। देखिए क्या बोले कि परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिट सम है वो 1, 4, 7, 9 होगा। अब देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। 9 कैंसिल, 5, 4, 4, 9 कैंसिल, 6 2 8, ये सब 8 आया। अब 5, 8, 4, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 2 1 3।
इसका 3 आया है। 5 और 4 9 कैंसिल, 4 और 2 6 और 3 9 कैंसिल, इसका डिजिट सम 1 आया है। अब बताइए कि हम क्या लिखे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिट सम है वो 1 4 7 9 ही होगा। इसमें 8 है तो ये भी नहीं हो सकता है, 3 है ये भी नहीं हो सकता है, 1 आ रहा है सिर्फ यही हो सकता है। मतलब ये संख्या जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये नोट करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी में नोट कर ले। बहुत ही अच्छी पॉइंट है और ये आपको हमेशा काम करेगा स्क्वायर निकालने में, स्क्वायर चुनने में, परफेक्ट स्क्वायर चुनने में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 35 पे। इसमें भी बोला है कि क्या कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग इसके अंतिम में आपका 8 है तो ये नहीं हो सकता है। ये 6 है, इकाई अंक हो सकता है, 4 हो सकता है और 9 हो सकता है। अभी क्या बोले कि परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिट सम है, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। ये याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिटल सम है या डिजिट सम है वो 1 4 7 9 ही होगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकता है। ये चेक करते हैं यहाँ पे। ये हो गया 9 कैंसिल, 6 आते 9 कैंसिल, 6 1 7 7 और 2 9, ये 9 आया। और भी चेक करते हैं। 5 और 4 9 कैंसिल, और 7 और 2 9 कैंसिल, 8 और 6 14, 14 का आपका आएगा 4 है 5। इसमें आते हैं 9 कैंसिल, 5 और 4 9 के 6 आते हैं। तो क्या है 1 4 7 9, एक ही संख्या है जो 9 दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर आंसर लगा लेंगे। ठीक है, आ गया। 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 375 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब देखिए कि 3 लगातार विषम संख्या पूछा है, तो विषम संख्या अल्टरनेट आता है। तो आप बोलिए सर सबसे छोटा विषम संख्या x है, उसके बाद आएगा x + 2, उसके बाद आएगा आपका x +, पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 3। ये तीनों का जो योगफल है वो दिया है 375। x + x + x 3x + 5 = 300। अच्छा यहाँ पर गलत लिखा है ना, x + 5 में होगा, 2 में 2 ऐड करें तो x + 4, 4 2 6, 300। तो 3x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 375 - 6, तो 369। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 369/3, 1 2। अब यही सबसे छोटा संख्या हमारा x है। ठीक है, आपका संख्या क्या कहता था, तो x था एक संख्या, दूसरा था आपका x + 2 और तीसरा संख्या था आपका x + 4। इन सबों में सबसे छोटा संख्या x है जिसका वैल्यू कितना है 1 2 3। मतलब कि 1 2 3 का आपको वर्ग निकालना होता है, स्क्वायर निकालना है। 1 2 3 का आपको निकालना है स्क्वायर। अभी क्या सिखाए थे कि जब जब बात करेगा स्क्वायर का तब आप इसका डिजिटल सम देखें। तो 3 2 5 है 1 6, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का डिजिटल सम कितना है, तो 6 और 3 9। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका भी डिजिटल सम 9 ही होगा। आप चेक करिए किसका 9 है। ये 9 कैंसिल, 5 2 7, 1 8 1 9, ये 9 आ रहा है। 8 1 9, 5 2 7 1 8, इसका 8 आ रहा है। 9 कैंसिल, 3 1, इसका 4 आ रहा है। 5 4 9, 5 2 7 1 8 आ रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम 9 था, वो था ऑप्शन नंबर। अब ऐसे नहीं कि एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो आप 123 को 123 से मल्टीप्लाई करें या 123 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें, नहीं, आप आराम से उस सवाल को करें। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 37।
बोला कि 3375 का घनमूल, घनमूल मतलब कि क्यूब रूट होना चाहिए था वहां पर, क्यूब रूट। मतलब पूछा क्या कि आपका निकालना है क्यूब रूट, निकालना है 3375। तो हम क्या बताए थे क्यूब रूट में कि जिस संख्या का आपको क्यूब निकालना है उस संख्या का डिजिटल सम करेंगे, उसका क्यूब करेंगे और उसका जो डिजिटल सम आएगा वो उसके क्यूब के डिजिटल सम के बराबर होगा। तो हम इसका देखें कि इसका डिजिटल सम है क्या। ठीक है, इसका डिजिटल सम आ रहा है आपका 3 3 6 7 6 13, 13 और 5 18, 18 का डिजिटल सम कितना आएगा। अब किस संख्या इसमें से होगा ऑप्शन में जिसके डिजिटल सम का क्यूब करने पर उसका डिजिटल सम जो है 9 आ रहा है। तो चेक करते हैं, ये 5 और 3 8 है, 8 के पावर 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 512, 5 1 6 6 2, 5 और 2 7 है, 7 का क्यूब करेंगे हम आएगा आपका 343, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 का आ गया 1, 5 और 5 10 है, 10 का 1 होता है, 1 के पावर आप क्यूब कीजिएगा तो आपका 1 ही है। 5 और 1 6 है, 6 के पावर 3 करेंगे आपका होता है 216, 216 मतलब 6 या 1 7, 7 और 2 6 या 1 7, 7 और 2 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है क्यूब करने पर, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मतलब कि 3375 जो है किसका होगा, वो 15 का होगा। 15 का क्यूब करेंगे तो आपको कितना निकल जाएगा 3375। ठीक है, आइए सवाल नंबर 38 पे। 14 का क्यों निकालना है। हम क्या बोलेंगे, 14 का क्यों निकालना है आपको, 14 का पावर 3 निकालना है। तो पहले हम इसका निकालेंगे, 3 4 1 5, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होता है आपका 125। अब इसका निकालते हैं डिजिटल सम, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8, इसका जो डिजिटल सम आया कितना आया है 8 आया है। अब किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं, ये 5 और 4 9 कैंसिल, 4 और 2 6, 7 और 2 4 और 4 8, 6 और 2 8 4 12 4 16, 4 4 8 और 14 2 16, 16 का 6 आए 4 4 8 8 16, 16 और 2 18, 18 का 8 है। तो हमको डिजिटल सम कितना चाहिए था 8, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 39। ठीक है, बोला कि इसका वैल्यू निकालना है। चेक करते हैं, 12 के पावर 3 माइनस 8 के पावर 3 और माइनस 4 के पावर 3 करना है। तो 12 के पावर 3 का आपको निकालना क्या है, 12 के सवाल ये है 12 के पावर 3 प्लस माइनस 8 के पावर 3 प्लस माइनस 4 के पावर 3। हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम से काम चलाएगा। देखिए करते क्या है, 2 आए 3, 3 के पावर 3 कितना होगा, 3 3 और 27, 27 का 7 और 2 ये 8, 8 के पावर 3 कितना होता है 512। और 512 का हम निकालेंगे डिजिटल सम तो 5 2 7 7 1 8 माइनस में आएगा। ये 4 के पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64, 64 6 आए 6 4 10, 10 के लिए डिजिटल सम 1। ठीक, यानी कि जो हमारा डिजिटल सम निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा, बोले सर 9 और इसमें आएगा माइनस 8 और माइनस 1 9। तो आप 0 भी बोल सकते हैं या 9 भी बोल सकते हैं। इसमें किस संख्या का डिजिटल सम जो है वो 0 आ रहा है या 9 आ रहा है, चेक करते हैं। 9 5 और 2 7, 5 2 7 1, 5 2 7 1 8 है 9,
5 2 7 8 7 15, 15 का 5 आए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो हम बस ये कोशिश हमारा ये है कि आपका जो कैलकुलेशन में समय ज़्यादा लगता है उस समय को आप बचाइए। ठीक है, क्योंकि समय बचाइएगा जिसका आप अगले सवाल में इस्तेमाल कर सकते हो इसी समय का। चलिए, और आज का आते हैं आपका आखिरी सवाल, जो सवाल नंबर 40 है। और ये सवाल नंबर 40 जो है, ठीक है, ये पूरे कैलकुलेशन का आज का अंतिम क्लास है। और ये पूरे कैलकुलेशन जो डिजिटल सम है, उस डिजिटल सम का भी अंतिम क्लास है। आज के बाद फिर अगले क्लास में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये सवाल क्या है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का जो कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, बोला कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, अब आपको पता है कि 18 डिग्री के कोण पर अंतरित करेगा केंद्र पे, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। और देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7। ठीक है, 22/7। अब यहाँ पर देखना है, देखिए इसमें आप डिजिटल सम का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसा भी होते हैं जिसमें आप बिना डिजिटल सम के भी आप आंसर जा सकते हैं, कुछ लॉजिक लगा। जैसे अगर हम पाई का वैल्यू ले 22/7, तो 22 क्या है आपका 11 का मल्टीपल है, 11 का गुणज। यानी आप बोल सकते कि जो मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा या 11 से पूरा पूरी कटने वाला होगा। चेक कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? 11 से कटने का नियम क्या है कि अल्टरनेट अंकों का जो है योगफल का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 या 11 के मल्टीपल में। जैसे अगर चेक कीजिएगा आप, तो 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 0 ये हो गया 18, 7 और 6 13, 13 और 5 कितना 18, 18 में से गया 18, ये आपका आएगा 0, क्योंकि यही जो संख्या है जो 11 से कटेगा। और डायरेक्ट हम आंसर ऑप्शन नंबर 2 पर जा सकते हैं। ठीक है, ना यहाँ पर हम डिजिटल सम का इस्तेमाल करेंगे ना किसी और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बस ये ध्यान क्या देंगे कि जो मेरा संख्या होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा, जो 11 से कटने वाला हो, और वो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं, आखिरी में कुछ पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो वही सारा चीज़ को आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ आप उस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो दिमाग में आपको हमेशा रहे, इसके लिए क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ही आपको क्या है कि चीज़ों को समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, और आप उन चीज़ों को लेकर उन चीज़ों को आप एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर पाइएगा। अन्यथा क्या है कि आप पढ़ तो बहुत कुछ लीजिएगा लेकिन एग्ज़ाम में ही नहीं उसका अप्लाई कर पाएंगे। मतलब आपका हाल वो महाभारत के युद्ध में कर्ण जैसा हो जाएगा कि आप पढ़े तो बहुत कुछ है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए हैं तो उसमें सारा कुछ आपको क्या है भूल गए। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कर्ण नहीं बनना है, आपको अर्जुन बन के जाना है। सवाल कुछ भी हो आपके पास उसका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी बातों के साथ आप मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और ये आपका डिजिटल सम का जो अंतिम क्लास था। अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ आएंगे। बस आपका ऐसे ही हमारे साथ प्यार सपोर्ट आपका बना रहे, ताकि हम भी प्रतिदिन नए नए वीडियो के साथ नए नए पॉइंट और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आपके सामने आए और आपको भी चीज़ों को समझने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।